डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ। हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। यार प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने आइसोमरिज्म कर लिया, जीओसी कर लिया, हाइड्रोकार्बन में एल्केन कर रहे हैं, तो एल्केन को ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो एल्केन की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज यार प्यारे बच्चों एल्केन में करेंगे क्या यार? तो एल्केन में क्या करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हो चुके थे उसके आगे की बात करते हैं। तो क्या करना है? करना है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। देखो जरा क्या होता है ये, इस सिस्टम को बताता हूं, गौर समझिए। हमारे पास ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखो दोस्तों, ये क्या है? कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन सपोज करो एक बेस से करा दी NaOH। तो जब आप NaOH से करा दोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक सॉल्ट आ जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन से क्या आ जाएगा? सॉल्ट। ये क्या हुआ? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यूज कर सकते हैं सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट। कौन कौन से सॉल्ट यूज करने हैं, सोडियम या पोटेशियम? तो देखो, सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है मेरे दोस्त? तो प्यारे बच्चों, सोडा लाइम जो होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ये सोडा लाइम होता है। तो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है, इस तरह से, और उसकी रिएक्शन करा देते हैं सोडा लाइम के साथ, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो क्या होता है, कुछ इस तरह से हमारे पास, देखिएगा, एक मिनट बच्चों, देखिए इस तरह से हमारे पास क्या होता है, निकल जाता है क्या? सोडियम कार्बोनेट। ये देखो, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट निकल गया, और सोडियम कार्बोनेट निकलने के बाद बनता क्या है? RH प्लस Na2CO3। ये देखो अच्छे ध्यान दो, क्या निकल गया? Na2COO, 3 O निकल गए, 2 Na निकल गए, 1 C निकल गया, तो Na2CO3 निकल गया, और ये हमारे पास क्या आ गया? एल्केन आ गया। ये क्या आ गया दोस्त? एल्केन फॉर्म हो गया, इस तरह से देख लो। ठीक है ना? तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। CO2 निकलती है, वो CO2 NaOH से एब्जॉर्ब होकर यहां आ जाती है। तो नोट डाल के इस बात को लिख रहा हूं, जरा समझिए। कभी कभी पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, मीनिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, कि यार ये जो डीकार्बोक्सिलेशन लिखते हो इसका मतलब क्या है? तो गौर समझिए, इसका मतलब क्या है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो बच्चा कहता है सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं निकली ही नहीं है। तो जरा देखो यार, पहले क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो NaOH से जैसे ही रिएक्शन करेगी, तो जरा देखो प्यारे बच्चों, इसको हटा देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड NaOH से जैसे ही रिएक्शन करेगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? जरा मेरे दोस्तों बताना। एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है और ये बेस है। आप सभी बच्चों को पढ़ाया है कि एसिडिक ऑक्साइड जैसे ही बेस में डाले जाएंगे ऑक्सो एसिड का सॉल्ट बनाएंगे, और इसका ऑक्सो एसिड कौन होता है? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये देखो,
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो NaOH के साथ ट्रैप होकर सोडियम कार्बोनेट बना देती है ऐसे। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यदि कहीं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोसेस लिखा होता है तो बच्चे उसको टिक करना प्रीफर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड उसको दिखती नहीं है, तो जब बच्चे को दिखेगी नहीं तो क्यों प्रीफर करेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है। इस रिएक्शन का हम लोग एक यूज और करते हैं, क्या करते हैं? कार्बन कम करने में, कार्बन नंबर कम करने में। कार्बन नंबर कम करने में मतलब जैसे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे कन्वर्जन कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कहीं से बोल दिया जाए हमें कि प्रोपेन से एथेन बनाओ, अब प्रोपेन से एथेन में कार्बन कम करने, तो बेचारा बच्चा कैसे करे? तो पहले प्रोपेन से अल्काइल हैलाइड बना ले, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना ले, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, एसिड आ जाएगा, एसिड का सॉल्ट बना लिया और उसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, एक कार्बन कम हो गया है। प्रोपेन से अल्काइल हैलाइड बना लिया, फिर उसमें अल्कोहल लगा दिया, अल्कोहल लगाने के बाद अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया तो एसिड बन जाएगा, एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर दोगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा ऐसे। तो ये रिएक्शन का यूज क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम से करानी है। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की रिएक्शन जब सोडा लाइम से कराओगे तो वो एल्केन बना देगा और सोडियम कार्बोनेट रिलीज कर देगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट निकलता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, इसी वजह से डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2, और ये रिएक्शन आती है कार्बन नंबर को कम करने में काम। इस रिएक्शन का काम कार्बन नंबर को कम करने में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने कहा यार बेंजीन बनाओ, ये देखो किसी ने कहा बेंजीन बनाइए, तो बस आप क्या लो, सोडियम बेंजोएट ले लो और इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करा दो। तो जैसे ही तुम सोडा लाइम से कराओगे और हीट करोगे तो ये क्या हो गया, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, और क्या निकल गया, सोडियम कार्बोनेट निकल गया। इस तरह से है, इस तरह से हो जाएगी रिएक्शन। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारे लिए काफी यूजफुल है, हमें बहुत जगह पे काम आएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो यार, बर्ज रिएक्शन। ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में बताता हूं। देखो, मैंने अल्काइल हैलाइड लिया ऐसे और इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम मेटल के साथ और 2 मोल लिए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट। ध्यान रखना, ड्राई ईथर लेना है अपने को। क्यों लेना है अभी बताता हूं। तो यार ये क्या करता है, एल्केन बना देता है और 2NaX बना देता है ऐसे। अब एक एक करके हम इन बातों को डिस्कस करते हैं। पहली बात, सॉल्वेंट हमें क्या लेना है? सॉल्वेंट बच्चों हम लोगों को लेना है ड्राई ईथर। वाटर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सोडियम पड़ा है, सोडियम वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। एस ब्लॉक के मेटल इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको छुपा छुपा के रखना पड़ता है। हवा पानी से ये तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, तो इनको छुपा के रखना पड़ता है, इसीलिए इनको कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। तो हम वाटर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वाटर से सोडियम रिएक्शन कर जाएगा। इवन हम इक्वस ईथर भी नहीं ले सकते, इसीलिए ड्राई ईथर लिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हुआ कि सॉल्वेंट क्यों यूज किया जाता है। वाटर क्यों नहीं यूज करते, समझ पाए? वाटर रिएक्ट विद सोडियम, वाटर जो है सोडियम से रिएक्शन कर जाएगा, इस तरह से नहीं लिया जाता है। अब ये रिएक्शन काम कैसे करती है, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो जरा देखो यार, ये रिएक्शन काम कैसे करती है, गौर से समझो। यदि हम इस रिएक्शन की बात करें तो पहले क्या होता है, पहले ये होता है, ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। भाई मेटल के पास काम ही क्या है, मेटल के पास इतना सा काम है इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, और कुछ नहीं। मेटल जैसे ही कहेंगे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, लो यार लो। अब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल को पकड़ ही लेता है। तो अब ये क्या करेगा, इस पर डेल है पॉजिटिव, इस पर डेल है नेगेटिव। तो भाई सिंपल सी बात है, नेचर का रूल है। नेचर का रूल क्या है, प्लस माइनस के पास जाता है, माइनस प्लस के पास जाता है। तो ये देखो आ गया ऐसे और ये आ गया ऐसे, ये देखो। ठीक है, जैसे ही ये जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी
4 रहती है। अब ये फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करके इस तरह का एल्कीन बना देता है। ये हमारा बन गया क्या, एल्केन। ऐसे ये देखो प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक एक करके बातों को समझना है अपने को। पहला पॉइंट क्या समझना है, जरा बताओ, जब एक एक कार्बन मिलेंगे तो कितने कार्बन होंगे, 2 है। ये कार्बन मिलके 2 कार्बन हो रहा है। इसका मतलब यहां पे पहला पॉइंट आ गया कि यार कोई भी बच्चा इससे मेथेन नहीं बना सकता, मेथेन नहीं फॉर्म कर सकते हो। क्यों नहीं फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि 2 कार्बन ऐड होने हैं ना, तो 2 कार्बन ऐड होंगे तो मेथेन में तो एक ही कार्बन होता है, तो एक कार्बन तो फॉर्म ही नहीं हो सकता। तो एक कार्बन वाला एल्केन नहीं बन सकता इस मेथड से, कर्ज मेथड से। बात समझ रहे हो, एक कार्बन वाला एल्केन नहीं फॉर्म हो सकता है। तो पहली बात तो आई कि एक कार्बन वाला एल्केन नहीं फॉर्म हो सकता है, मतलब मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, डज नॉट फॉर्म। बाई मेथड हम क्या कर रहे हैं, मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते इस मेथड के थ्रू, कि मेथेन को फॉर्म कर दें, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे आप रीजन जानते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो मेथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, रिएक्शन की मैकेनिज्म ऐसे है। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर ये बताओ, ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा कि ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा कि ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, कि ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा। तो मैंने कहा यार दोस्त, बात तो तुम सही कह रहे हो, अब कौन सा हैलोजन ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा। तो मैंने कहा यहां पे आके देखो तुम कर क्या रहे हो। तो जब आप यहां पे आके देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कर क्या रहे हो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। अब इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ब्रेक होना टफ होगा, और ब्रेक होना टफ होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब बताओ कौन सा बॉन्ड है जो सबसे वीक होगा, सॉरी कौन सा बॉन्ड है जो सबसे वीक होगा। तो सबको पता है ये वाला बॉन्ड सबसे वीक होगा, तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का। ये किसी ने कहा मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल फ्लोराइड में रिएक्टिविटी अरेंज करो इन बर्ज रिएक्शन। तो क्या करोगे, ऐसे करोगे। ऐसा क्यों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, सबसे वीक बॉन्ड है। सबसे वीक बॉन्ड कौन है, ये, और हमें यही बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ता है प्रोसेस में। अब जब इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है तो हमें पता होना चाहिए कौन सबसे आसानी से ब्रेक होगा। एक पॉइंट ये हो गया। अब जरा गौर से और बच्चा समझे कि क्या क्या हो सकता है। तीसरी बात, टर्सरी एल्काइल, टर्सरी एल्काइल ग्रुप, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, है ना। टर्सरी एल्केन does not form by Birch method। इससे आप टर्सरी एल्केन नहीं बना सकते हो। यदि किसी बच्चे ने कुछ ऐसा करने की सोची, ये देखो किसी ने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, ये देखो गौर समझिएगा बच्चों, ऐसे तो टर्सरी एल्केन नहीं फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल आता है, ये जो फ्री रेडिकल आया, ये टर्सरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, ये टर्सरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। तो ये करता क्या है, अपने में एलिमिनेशन कर लेता है, 2 को जोड़ता नहीं है, वो अपने में इस तरह का एलिमिनेशन कर लेता है, और इस तरह से एलिमिनेशन करके एल्कीन बना देता है। ऐसे इस तरह से एलिमिनेशन करके क्या बना देता है, एल्कीन। तो ये आप टर्सरी एल्केन नहीं फॉर्म कर सकते हो, बल्कि एल्केन नहीं फॉर्म कर सकते हो, बल्कि एल्केन फॉर्म करने की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि ये एल्कीन बना देता है। क्यों, क्योंकि ये एल्कीन बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनसिमेट्रिकल एल्केन does not form, हम अनसिमेट्रिकल एल्केन भी नहीं बनाते हैं।
अनसिमेट्रिकल अल्केन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो मिक्सचर बना देता है। जैसे ये देखो, किसी बच्चे ने कहा कि सर आप ऐसा करो ना, ये लिख लो और ऑड नंबर वाला एल्केन बना दो। हम जनरली इवन नंबर का एल्केन बनाते हैं, ऑड नंबर का एल्केन नहीं बनाते। हम क्या बनाते हैं? इवन नंबर का। ऐसे अब बच्चे ने कहा सर ऐसे बना लो, तो जरा देखो, जब आप ऐसा लोगे तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, कितने प्रोडक्ट आएंगे यार, ध्यान दीजिएगा कितने प्रोडक्ट आएंगे। अब इस बात को जरा समझिए कि इतने प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है। देखो, तो सबसे पहली बात, अनसिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म नहीं होगा। अनसिमेट्रिकल अल्केन का मतलब होता है ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन। ये देखो, ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन फॉर्म नहीं होगा। ऐसा एल्केन नहीं फॉर्म होगा जिसके पास ऑड नंबर कार्बन हो, मतलब 3, 5, 7, 9 ऐसा वाला, उसी को कहा जाता है अनसिमेट्रिकल एल्केन। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें मिक्सचर मिलता है। देखो कितने सारे प्रोडक्ट मिले, तो किसी ने कहा कैसे, क्या, तो जरा देखो क्या होगा। एक फ्री रेडिकल कौन फॉर्म होगा? ये। एक फ्री रेडिकल मेरे प्यारे बच्चों कौन सा फॉर्म होगा? ये है कि नहीं? आप देखो भाई, एक फ्री रेडिकल ये आएगा, एक फ्री रेडिकल ये आएगा। अब कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी नंबर 1, यदि ये आपस में जुड़ गया तो ये आ गया। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यदि ये आपस में जुड़ गया तो ये आ गया। पॉसिबिलिटी नंबर 3, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो ये आ गया। ऐसे पॉसिबिलिटी नंबर 4 मेरे दोस्तों, ये रिएक्शन भी आप ध्यान रखना, इसके अंदर एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी होती है। जो फ्री रेडिकल होते हैं ये भी करते हैं और रेयर अमाउंट में करते हैं। इसमें बल्कनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जो यहां हुआ है। भाई जब फ्री रेडिकल होता है वो सेल्फ में एलिमिनेशन भी तो कर सकता है। तो देखो जरा, ये देखो, इसने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया एलिमिनेशन के थ्रू, तो एक बन गया क्या? एथेन, और एक बन गया क्या? ये देखो, इस तरह की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यदि आप ऑड नंबर वाला एल्केन बनाओगे तो मिक्सचर फॉर्म होगा। और मेरे दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करना बहुत टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत नियर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास होते हैं, तो इनको सेपरेट करना बहुत टफ होता है। तो जरा देखो कितनी बातें बताई हैं कि क्या क्या नहीं फॉर्म कर सकते हो। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि इसमें मेथेन फॉर्म नहीं होगा, पहला पॉइंट ये बताया। फिर मैंने बताया कि इसमें टर्सरी एल्केन फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे रीजन ये है। फिर मैंने बात बताई, एक मिनट बच्चों नंबर डाल दें। फिर मैंने बात बताई कि अनसिमेट्रिकल एल्केन भी फॉर्म नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या है? ये, ठीक है ना? तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है, इन सब चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, और बात डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करना थोड़ा इजी काम है। कैसे इजी है जरा समझिए। जैसे मैंने कहा यार ये हैलोजन है, ये देखो यहां पर मैंने लगा दिया Br और मैंने ले लिया Na। अब मैंने कहा आंसर बताओ क्या होगा? ट्राई ईथर है एज ए सॉल्वेंट। तो फ्री रेडिकल कहां बनेगा? ये तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन तीन कार्बन आपस में ऐड हो गए। तो जब तीन कार्बन ऐड हो गए तो ये देखो कार्बन ऐसे बन गया, ये ऐड हो गए ऐसे, है कि नहीं? तीन कार्बन आपस में ऐड हो गए, बन गया मॉलिक्यूल इस तरह। और ये हमारा क्या आ गया? कंपाउंड आ गया। तो मेन प्रोडक्ट मैंने बताया है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो मेन प्रोडक्ट बताया है। तो ये देखो सिमेट्रिकल था, ऐसे बन गया, ठीक है ना? तो मेनली क्या बनाओगे? सिमेट्रिकल एल्केन बनाओगे। सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है ये किसका है? सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का मेथड है सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म करने का ये अच्छा मेथड है।
बल्कि ना हो, इवन नंबर में कार्बन हो, तो उनको फॉर्म करने का ये अच्छा मेथड है, आराम से फॉर्म हो जाता है, इतनी टेंशन की बात नहीं है, इतनी टेंशन की बात नहीं है। किसी ने कहा, गौर समझिएगा, सेलेक्ट बेस्ट मेथड, सॉरी, बेस्ट एल्कीन फॉर्मेशन इन गिवन रिएक्शन। ठीक है, बेस्ट एल्केन फॉर्मेशन या मोस्ट यील्ड, है ना, ऐसा भी कर सकते हो कि मोस्ट यील्ड, मैक्सिमम यील्ड कर सकते हो, मैक्सिमम यील्ड। अब मैक्सिमम यील्ड किस में मिलेगी, मैंने आपको एक एक करके रिएक्शन लिखी, जरा देखना, C3H8, ठीक है, एक मिनट, ऐसे C3H8, एक मैंने ये रिएक्शन कराई, Na/ईथर, एक रिएक्शन प्यारे बच्चों मैंने ये कराई। आपको बताना है कि बेस्ट यील्ड किस में आएगी एल्केन की, ये आपको बताना है, Na/ईथर, और एक ये मैंने कराया, Na/ईथर, और एक मैंने ये बताया। आपको बेस्ट यील्ड बतानी कि बेस्ट यील्ड किस में बनेगी, ठीक है, इस बात की बतानी है, ये बताया। बताओ मेरे दोस्त, बेस्ट यील्ड किस में बनेगी, ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, मिक्सचर फॉर्म होता है। ये क्या है, टर्सरी है, टर्सरी में बाई प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्म हो जाता है। ये दोनों बेस्ट मेथड है, मगर यदि सबसे ज्यादा यील्ड पूछो तो इसमें आएगी, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एल्केन ही फॉर्म कर सकता है, मिथाइल फ्री रेडिकल एलिमिनेशन नहीं कर सकता है, उसको बस एक ही काम है कि दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से ऐड हो जाए। इसमें एक पॉसिबिलिटी है, ये वाली, क्या, कि यदि वो सेल्फ में एलिमिनेशन कर गया तो ये प्रोडक्ट बना देगा, ऐसा, ये देखो, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेल्फ में एलिमिनेशन करने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो जो बेस्ट मेथड है वो ये वाला है। भाई ऐसा भी तो कर सकता है, ये सेल्फ में, ये देखो, ये वाला, ये सेल्फ में एलिमिनेशन कर दे, इसको एक फ्री रेडिकल दे दे, तो ये आ गया और ये आ गया। ये कौन कर सकता है, ये वाली रिएक्शन कौन कर सकता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, मगर ये कुछ नहीं कर सकता है, ये तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, 2 CH3 को ऐड कर सकता है। तो बेस्ट यील्ड किस में मिलेगी, एल्केन की, इसमें मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ रहे हो क्या क्या है। सबसे पहली बात, इसमें क्या करना है, पहला पॉइंट हुआ कि वाटर सॉल्वेंट नहीं ले सकते हैं, और या कोई प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि सोडियम उससे रिएक्शन कर जाएगा। दूसरी बात मैंने ये बताई कि यार क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो रिएक्टिविटी की जब बात आएगी तो आई की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि आई का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तीसरी बात मैंने बताई कि टर्सरी एल्कीन नहीं बना सकते हो, क्योंकि फ्री रेडिकल सेल्फ में एलिमिनेशन करके एल्कीन बना देगा, तो टर्सरी कार्बन वाला हम एल्केन नहीं बना पाएंगे। चौथी बात मैंने बताई कि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाओगे तो मिक्सचर मिलता है, इसलिए हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना भी प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। अब नेक्स्ट मेथड जरा देखो क्या होता है, कोरेस हाउस मेथड। ये ध्यान रखिएगा कम इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। काम कैसे करता है, देखो ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम से कराओगे तो ये बना देता है RLiS। इसकी रिएक्शन जब पास करते हो क्यूप्रिक आयोडाइड से तो ये बना देता है R2CuLi। इसी को बेटा बोलते हैं क्या, गिलमैन रेजेंट, गिलमैन रेजेंट।
ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एल्केन बनाने में। कभी कभी क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है और कभी कभी डायरेक्ट यहां से उठाया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से उठाया जाए तो क्या होगा, आप सबको पता है। ये देखो मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, गौर समझना। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मेटल से अटैच एल्काइल ग्रुप पार्शली निगेटिव होता है, उसके पास दो नेचर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और बेस। ठीक है, RMGX पढ़ाया था। तो ये मेटल तो है, तो यदि कहीं पर मेटल से अटैच एल्काइल ग्रुप है तो उसके पास दो नेचर होंगे, न्यूक्लियोफाइल और बेस। यदि कहीं पर कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल से अटैच एल्काइल ग्रुप है, मेटल से अटैच एल्काइल ग्रुप है मेरे दोस्त, तो उसके पास हमेशा दो नेचर होंगे। मेटल से अटैच एल्काइल ग्रुप के पास दो नेचर होंगे, कौन कौन से, वो न्यूक्लियोफाइल भी होगा और बेस भी होगा प्यारे बच्चों। अब बेस की तरह रिएक्शन करना सबसे इजी होगा क्योंकि ये डोमिनेटिंग नेचर है। हमेशा ध्यान रखना ये डोमिनेटिंग नेचर होगा एसिड बेस रिएक्शन वाला। ये कैसा होता है, डोमिनेटिंग नेचर होता है। कौन सा, एसिड बेस वाला। मगर क्या एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल है भैया, इसके पास कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का यूज करेगा, बैक से अटैक मारेगा और इसको बाहर कर देगा। और रिएक्शन की मैकेनिज्म किसको फॉलो कर रही है, SN2 पाथ को फॉलो कर रही है। तो ये बन जाएगा RCH3 और ये क्या है, RCH3 एल्केन है। RCH3 क्या है दोस्त, एल्केन है। इस तरह से ये देखो RCH3 बन जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ अपना निकल जाएगा जो भी हमारे पास कंपाउंड है। क्या बनेगा, LiX बन जाएगा। ठीक है, और कॉपर का बन जाएगा LiX2 ऐसे। तो एल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड है इससे। तो पहले देखो क्वेश्चन कैसे आता है इसका, क्वेश्चन ऐसे चलता है, वो ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखो RBr, इसमें उन्होंने कहा Li डाला, तो बताओ क्या बनेगा, तो तुमको बताना पड़ेगा Li, ये देखो सॉरी ऐसे बनेगा। अब इसमें वो डालेंगे क्या, क्यूप्रिक आयोडाइड, तो तुम्हें पकड़ लेना चाहिए कि ये यार ये चीज बन गई ऐसे। क्या बन गया, ये बन गया। अब ये गिलमैन रेजेंट है Gr, ध्यान रखना गिलमैन रेजेंट है, गिगनार्ड रेजेंट नहीं है। तो इसको थोड़ा सा कहो तो चेंज कर दें, नहीं तो दोनों का सिंबल जब Gr लिखोगे तो कंफ्यूजन तो आएगा ही, है कि नहीं। तो इसको GLR, गिलमैन रेजेंट। तो ये देखो गिलमैन रेजेंट है। अब गिलमैन रेजेंट की रिएक्शन जब इससे कराओगे तो वो क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये देखो बैक से अटैक मारोगे और ऐड हो गया इस तरह से, SN2 मेथड ऐसे। ठीक है, तो जरा और इसके बारे में बताते हैं, जरा गौर समझिए। पहले बात समझ रहे हो क्या क्या आएगा, पहले Li से रिएक्शन कराओगे, फिर CuI से रिएक्शन कराओगे, जो बनेगा वो गिलमैन रेजेंट है। जो बनेगा वो क्या है, गिलमैन रेजेंट है। और गिलमैन रेजेंट फर्दर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं आपको करना कैसे है, देखना अच्छे से ध्यान दीजिए। मैंने लिखा मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन कराई पहले लिथियम से, दूसरी बार CuI से, बना A। जो A है उसकी रिएक्शन मैंने इससे कराई। ठीक है, देखिए उसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, इससे कराई। अब बना B, बताओ B क्या है। तो दोस्त कैसे करोगे, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये मिथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन जब Li से हुई तो Li ने क्या किया, Br को हटा दिया इलेक्ट्रॉन देके, और इसकी रिएक्शन जब CuI से होगी तो ये क्या बना लेगा, गिलमैन रेजेंट बना लेगा इस तरह से। अब ये क्या है, ये इस पर अटैक मारेगा SN2 मेथड से, इस पर मतलब इस पे, है ना ऐसे, और ये बाहर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये देखो है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि क्या है। ठीक है, तो ये देखो यार हम लोगों ने खत्म किए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो गौर से मेरी बात को आप प्यारे बच्चे सुनेंगे और समझेंगे।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों ने हो सकता है एक मेथड और किया हो, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और बाकी सब मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। सारे एक साथ रिडक्शन पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा तुम्हें कि कैसे होता है। मतलब रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ कीटोन, रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमीन, ये सारा मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारा मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। किसमें? अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल से रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट वहां पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा अभी, हाँ उस जगह पे आएगा। अब देखो जरा हम चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो यार दोस्त, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बातें ध्यान रखनी, जरा इस बात को अच्छे से फोकस करो। तो देखो यार, सबसे पहली बात, C1 से लेके C4 तक तो ये गैस होते हैं, C5 से लेके C17 तक ये लिक्विड होते हैं, एल्केन। आफ्टर C17 ये क्या होते हैं? वैक्स सॉलिड होते हैं, वैक्स सॉलिड होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ इनकी फिजिकल स्टेट, कब लिक्विड होते हैं, कब गैस होते हैं, कब। इसका मतलब एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये क्या है? गैस है दोस्त। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखिएगा, एल्केन का पूछा जाता है। एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, गौर समझिए, एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैसा? देखो, पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। गौर से रूल को समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, मगर कब? जब चेन एक जैसी हो। जब चेन क्या हो? एक जैसी हो, तब। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के जब चेन एक जैसी हो। रूल को अच्छे से समझते जाइएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, नहीं तो दिक्कत आएगी। जैसे किसी ने पूछा मेथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, या प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, या ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बताओ क्या इनमें कोई ब्रांचेस हैं? क्या कहीं ब्रांचेस हैं? एक जैसी हैं। तो ये ऑर्डर, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब जैसे ये लिख दिया जाए, गौर से समझना, ठीक है। ये देखो, अब मैंने ये लिख दिया। अब जरा देखो, क्या ये एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं, चेक करो। ये सेकेंडरी है तो ये भी देखो सेकेंडरी है, उतना ही ब्रांच है, सेम ब्रांच है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऐसे। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 को समझो। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के। ब्रांच ये कब है? जब मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्स कांस्टेंट हो, ऐसे। मतलब किसी ने क्या किया, इस तरह से लिख दिया, पेंटेन, फिर 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, फिर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाओ, तो कैसे लगाओगे? पेंटेन का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन का मतलब क्या है? ये ऐसे। अब मॉलिक्यूलर वेट चेक करो, सबका सेम है क्योंकि सभी के सभी एल्केन है, तो एल्केन में चाहे जितनी ब्रांच आ जाए मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही रहना है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा बता सकते हो
कि अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये देखो ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एल्केन के केस में, वो स्फेरिकल होता चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। ये देखो अब इसी जगह पे एक और हेडिंग पढ़ाते हैं जिसको आप अच्छे से ध्यान रखें। बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या आता है दोस्त, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सुनो। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, जैसे इसी क्वेश्चन का यदि आंसर लगाना होता मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो आंसर अपोजिट आता, क्या आता, CBA। यदि इसी क्वेश्चन का मेल्टिंग पॉइंट लगाना होता तो आंसर अपोजिट आता, क्योंकि ब्रांच आने से पैकिंग बढ़ जाती है। किसी ने पूछा रीजन क्या है, तो पैकिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्या पैकिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है। इंक्रीजेस किसके आने से, ब्रांच आने से। ब्रांच आने से पैकिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मगर जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ब्रांच बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में खांचे फिट करने पड़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड की एक पैकिंग होती है, तो ब्रांच होने से पैकिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब इसी जगह पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट को लेकर। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अपने इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट, गौर से देखिए, इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट अपने नेक्स्ट ऑड नंबर वाले से और अपने बिफोर ऑड नंबर वाले से ज्यादा होता है, दोनों से ज्यादा होता है। ये देखो वेयर n इक्वल टू क्या है, मैथ के फॉर्म में लिख रहा हूं, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा कि ये लिखा क्या है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। इसका मतलब क्या है, जो कार्बन एटम जिसका इवन नंबर में है, जैसे देखो ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट अपने नेक्स्ट नंबर वाले से ज्यादा होगा, पेंटेन से ज्यादा होगा, पेंटेन से ज्यादा होगा, इवन नंबर वाले का ऑड नंबर वाले से ज्यादा होगा, नेक्स्ट ऑड नंबर वाले से ज्यादा होगा, पेंटेन से ज्यादा होगा, और प्रोपेन से भी ज्यादा होगा। ये कहा जा रहा है इवन नंबर वाले की पैकिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, 1 2 3 4। अब अगला ऐसे आ जाएगा, अगला ऐसे आ जाएगा, तो पैकिंग स्ट्रांग होगी। ये देखो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा ऐसे, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इस तरह से। और जबकि ऑड नंबर वाले ऐसे आते हैं, जैसे 5 की बात करें तो 5 ऐसे आएगा, फिर अगला ऐसे फिट करना पड़ेगा सॉलिड स्टेट में ऐसे। किसी ने कहा सर अगला आप ऐसे फिट कर दो ना, तो मेरे दोस्त ये भी तो अगला ऐसे फिट हो रहा है ऐसे, मगर ये जो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ रही है वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इसमें नहीं आ रही है ना। ये ऊपर नीचे वाली बॉन्डिंग तो दोनों में सेम है, मगर जो एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ रही है वो इसमें नहीं आती, वो इसमें आती है। इसलिए कहा जाता है कि इवन नंबर का मेल्टिंग पॉइंट अपने नेक्स्ट ऑड नंबर से ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखो n+1 लिखा है, n+2 नहीं लिखा है, इसका मतलब n+2 का ज्यादा होगा। n+2 तो इवन ही हो जाएगा यार, है कि नहीं, मैथ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। n+3, n+1 ऑड, n+2 इवन, तो n+3 ये देखो ऐसा। एक ज्यादा चले जाओगे तो फिर इसी का ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो मेरा पॉइंट समझ पाए, इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट अपने नेक्स्ट ऑड नंबर से ज्यादा होगा।
नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑड नंबर से कम होगा, नेक्स्ट ऑड नंबर से ज्यादा होगा। ये देखो लिखा जो है, इस पर क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, बच्चे भाप नहीं पाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे ये बोलते हैं, देखना, सेलेक्ट द एल्केन which have maximum melting point। ऑप्शन ऐसे बना देते हैं वो, C4H10, फिर वो बना देते हैं C5H12, फिर वो मेरे प्यारे बच्चों बना देते हैं C3H10, फिर वो बना देते हैं C2H6। ऐसे अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ यार मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बच्चे इसको टिक कर देते हैं जबकि इसका होगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर वाला है, अपने नेक्स्ट ऑड नंबर से तो ज्यादा रखेगा ना। तो इस बात को जरा ध्यान रखना, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों किस पे चलते हैं, अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो यार, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको एक यूनिक बात बताता हूं जो हर बार हमें काम आएगी। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में पकड़ो मॉलिक्यूल का नेचर, कि मॉलिक्यूल के पास क्या क्या है रिएक्शन करने को। तो यदि हम एल्केन की बात करें तो एल्केन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कुछ नहीं है रिएक्शन करने को। सभी बच्चों को पता है कि एल्केन ऐसा होता है, ऐसा। ये देखो दोस्तों, एल्केन दोस्त ऐसा होता है। हम लोग केमिस्ट्री में ये सपोज करके चलते हैं, सपोज करके क्या चलते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लगभग नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। हम इस बॉन्ड को लगभग पोलर मानते ही नहीं है, तो यहां पर पोलरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो इसमें क्या है, पोलरिटी नहीं है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और यदि यार कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन तुम पढ़ते हो वो सब पोलरिटी की रिएक्शन है। SN1 SN2 E1 E2 ये सब तभी पॉसिबल है जब पोलरिटी हो, या फिर डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। दो ही की वजह से रिएक्शन ही होती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दो की वजह से रिएक्शन होती है, पोलरिटी की वजह से या फिर बच्चों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। ना तो पोलरिटी है ना मल्टीपल बॉन्ड है। तो एल्केन स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं करता है, एल्केन स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं करता है। जो भी कुछ करता है वो हमेशा क्या करता है, मिक्सचर में प्रोडक्ट रिलीज करता है। मिक्सचर में प्रोडक्ट इसलिए रिलीज करता है क्योंकि ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो इसका मतलब तुम थर्मल एनर्जी से बॉन्ड को ब्रेक करोगे। थर्मल एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कभी एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो कभी ये ब्रेक हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। तो एल्केन स्पेसिफिक रिएक्शन देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होने की वजह से हमें थर्मल एनर्जी से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। सॉरी बच्चों, एक्चुअली मैं बहुत थक जाता हूँ इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग की वजह से, तो मुझे अब नींद आने लगती है ना, थकान आने लगती है, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत रहती है तबीयत। मगर आप टेंशन ना लो, ठीक है, आपको हम पढ़ाएंगे और डॉक्टर बना के रहेंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फिर बात करेंगे टाइम मिलेगा तो। अब जरा देखो यार, तो एल्केन क्या है, तो एल्केन की पॉसिबिलिटी है कि ये नॉन पोलर है, इसी वजह से एल्केन में स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होती, स्पेसिफिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी बॉन्ड ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं लगभग, ठीक है। पहली बात समझ में आई। तो एल्केन में हमको क्या पढ़ना है, एल्केन में सिर्फ 3 बातें अपने को पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो देखो यार, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता कैसे है, जैसे देखो यार, ये एक हैलोजन है, इस पर मैंने हैलोजन डाला, इसकी प्रेजेंस में HNU, फोटोन एनर्जी की प्रेजेंस में। तो यार ये क्या करता है, इस तरह से मिक्सचर बनाता है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, 3 बॉन्ड ब्रेक हुआ, 4 बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऐसे ऐसा कुछ मिक्सचर बनाता है ऐसे। अब इस मिक्सचर को यदि हम देखें तो इस मिक्सचर की मैकेनिज्म ऐसे होती है,
देखो, यदि इस मिक्सचर की मैकेनिज्म की बात करें तो ऐसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, फोटोन एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे, और हमें मिलता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जाके क्या करता है, इस पर अटैक करता है, तो इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये ऐसे आता है इस तरह से। अब गौर से इस बात को जरा समझिएगा, जब इधर भी फ्री रेडिकल है, इधर भी फ्री रेडिकल है, और यहां पर चेक करो सिर्फ एक के पास फ्री रेडिकल है, राइट साइड में। इधर देखो सिर्फ राइट साइड में फ्री रेडिकल। जब सिर्फ राइट साइड में फ्री रेडिकल हो तो उस रिएक्शन का नाम रखा जाता है इनिशिएशन। उसको इनिशिएशन स्टेप कहते हैं कि ये इनिशिएट करने वाला स्टेप है। जब सिर्फ कहां हो, राइट साइड में फ्री रेडिकल हो। जब सिर्फ राइट साइड में फ्री रेडिकल होंगे तो वो इनिशिएट स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा, मतलब वो इनिशिएट कर रहा है ऐसा। और जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में फ्री रेडिकल हो तो उसको बोला जाता है प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप, ये देखो प्रोपोगेशन, ये आर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे प्रोपोगेशन स्टेप। तो जरा देखो, आपको मैं कभी कभी ये पहचानने को आ जाता है। तो प्रोपोगेशन में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों में क्या होते हैं, बोथ हैव फ्री रेडिकल, दोनों साइड में फ्री रेडिकल होते हैं। इसमें सिर्फ राइट साइड में फ्री रेडिकल होते हैं। ये देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, CH3 और क्या बना, HX, यही तो बना इस तरह से। देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, HX बन गया। अब क्या होता है, ये फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और इस तरह का मॉलिक्यूल जनरेट करता है, और फिर ये आ गया फ्री रेडिकल। अब बताओ ये वाला स्टेप प्रोपोगेशन है या इनिशिएशन है। राइट साइड, लेफ्ट साइड में फ्री रेडिकल है, राइट साइड में फ्री रेडिकल है, इसका मतलब ये प्रोपोगेशन है। अब प्रोपोगेशन है तो ये आगे चलता रहेगा। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल आया है इससे ये फ्री रेडिकल फिर अटैक कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अब ये बताओ प्रोपोगेशन स्टेप है या इनिशिएशन, दोनों साइड फ्री रेडिकल है ना, तो प्रोपोगेशन। अब फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और ये बन गया ऐसे, और ये आ गया ये कैसा है, प्रोपोगेशन। अब ऐसा चलता रहेगा। अब देखो टर्मिनेशन स्टेप किसको बोलते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड में ही फ्री रेडिकल होते हैं। गौर समझिए, टर्मिनेशन स्टेप में सिर्फ लेफ्ट साइड में फ्री रेडिकल होते हैं, और टर्मिनेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि अब वो रिएक्शन को बंद करना चाहता है, अब रिएक्शन को खोलना नहीं चाहता है। जैसे ये देखो, अब बताओ लेफ्ट साइड में फ्री रेडिकल है, अब रिएक्शन बंद हो गई, ऐसा भी पॉसिबल है। ये देखो, जो पहला फ्री रेडिकल बना था वही आपस में दो कंबाइंड होके ये बना देते हैं ऐसे। तो ये भी क्या है, टर्मिनेशन स्टेप है। टर्मिनेशन में क्या होता है, इस तरह से होता है। ये देखिए, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ये देखो, तो टर्मिनेशन स्टेप किसको कहते हैं, प्रोपोगेशन स्टेप किसको कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। इनिशिएशन किसको कहते हैं, तो फिर से जरा समझो। यदि कोई स्टेप इनिशिएशन स्टेप होगा तो सिर्फ राइट साइड में, इनिशियल स्टेट में राइट साइड में फ्री रेडिकल होते हैं, प्रोपोगेशन में दोनों साइड में फ्री रेडिकल होते हैं, और बेटा टर्मिनेशन स्टेप में सिर्फ लेफ्ट साइड में फ्री रेडिकल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, तो हम पढ़ते हैं मोनोहैलोजिनेशन। मोनोहैलोजिनेशन हम ये पढ़ते हैं। मोनोहैलोजिनेशन का मतलब हुआ सिर्फ एक हैलोजन लगाना। अब मोनोहैलोजिनेशन कैसे करना है ये देखो। तो पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है,
जरा इसको समझो, ऑल पॉसिबल फ्री रेडिकल बनाना, ऑल पॉसिबल फ्री रेडिकल बनाना। मेजर किसको बोलना है, एक एक करके रूल समझते जाओ। ऑल पॉसिबल फ्री रेडिकल बनाना, मेजर किसको बोलोगे, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल को, फ्री रेडिकल, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड को, करस्पॉन्डिंग फॉर्म एल्काइल हैलाइड, उसको हम क्या नाम देंगे, मेजर। मतलब क्या हुआ, अब जरा मेरे बच्चों प्यार से बातों को समझिएगा कि मतलब क्या हुआ, डरिएगा नहीं। ऐसे चलो, ये थोड़ा बड़ा कंपाउंड है, पहले कोई छोटा लेते हैं, है ना। जैसे ये देखो यार, इस मॉलिक्यूल को हम ले लें, ये देखो, अब मैंने इसमें Br2 डाल दिया HNO की प्रेजेंस में। मैंने कहा बताओ क्या क्या बनेगा, मोनोब्रोमिनेशन या मोनोहाइलोजिनेशन का मतलब है सिर्फ एक बार। तो अब बताओ क्या क्या बनेगा, तो देखो तुम कैसे करोगे, यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, ऑल पॉसिबल फ्री रेडिकल बनाने हैं। और उसमें से मेजर कौन होगा, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग वाला अल्काइल हैलाइड। तो जरा बताओ ऑल पॉसिबल फ्री रेडिकल क्या हो सकता है, अरे भैया जितने कार्बन है सब पे फ्री रेडिकल बना दो, ऑल पॉसिबल तो यही हो सकता है। एक बार यहां फ्री रेडिकल बना दो, एक बार यहां फ्री रेडिकल बना दो, एक बार यहां फ्री रेडिकल, यहां और यहां वाला सेम है, तो इसका मतलब तुम दो फ्री रेडिकल बना सकते हो। एक बार ये फ्री रेडिकल बना दो, गौर से मेरी बात को समझिएगा, और एक बार ये फ्री रेडिकल बना दो, है कि नहीं। यहां बनाओ या यहां बनाओ, बात तो एक ही है, तो कोई एक ही तो बनाओगे आप, दो तो बना नहीं लोगे। ये देखो बच्चों, ऐसे ही तो बनाओगे। अब क्या करोगे, इन्हीं फ्री रेडिकल पे Br ऐड कर दो, बस बात खत्म हो गई। तो इन्हीं फ्री रेडिकल पे Br ऐड कर दो, बस इतने आंसर पॉसिबल है। तो मैंने Br ऐड कर दिया, इस पर Br ऐड कर दिया, इस पर Br ऐड कर दिया, ओ इस पर Br ऐड कर दिया, ठीक है। अब बताओ मेजर कौन होगा, तो मेरे दोस्त जरा बताना कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल था, सेकेंडरी वाला ना, तो ये मेजर हो जाएगा। यदि कोई मेजर पूछता है, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन करने में ये बात याद रखनी है, सभी पॉसिबल फ्री रेडिकल बनाने हैं, फिर जो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है उसी के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड को मोर मेजर बोल दो, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है उसी के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड को मेजर बोल दो। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान दो, किसी ने मेरे से कहा कि जरा इसको बताओ, गौर समझिए, इसकी रिएक्शन कराई गई है Cl2 HNO की प्रेजेंस, बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, या क्या क्या बन सकता है, तो करा दो यार। कैसे कराओगे, मैंने आपको क्या बताया, सब पर फ्री रेडिकल लगा दो, बस सारे पॉसिबल फ्री रेडिकल वाले कंपाउंड बना लो। एक बार आपने इस पर लगा लिया, एक बार मेरे दोस्त इस पर लगा लिया आपने, ये देखो, एक बार मेरे प्यारे बच्चों आपने इस पे लगा लिया, हर एक कार्बन पे फ्री रेडिकल लगा लो, हर एक कार्बन पे फ्री रेडिकल लगा लो, अब
अब चेक कर लो क्या ये सब अलग अलग है, तो सब अलग अलग है तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट है। यहां पर देखो इसके जस्ट बगल में ब्रांच है, यहां पर देखो इसके जस्ट बगल में ब्रांच नहीं है, इसका मतलब ये अलग अलग टाइप के प्राइमरी कार्बोकैटायन है। जैसे ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो कोई बच्चा कह सकता है सर दोनों प्राइमरी है। प्राइमरी होने से मतलब नहीं है, अलग कंपाउंड बनाना है, तो ये प्राइमरी अलग कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है उसके पास CH3 है, इसके जो जस्ट बगल में कार्बन है उसके पास CH3 नहीं है, तो ये दोनों प्राइमरी है मगर अलग अलग तरह के। ये क्या है? टर्सरी, ये क्या है? सेकेंडरी है। अब एक और पॉसिबल है, ये वाला तो बनाया ही नहीं मैंने, भूल गया यार, इसको भी तो बना सकते हो। अब आप जरा चेक करो पहला और इसको मैच करो, गौर समझिएगा। जहां पर फ्री रेडिकल है उसके बगल में कार्बन के पास ब्रांच, फिर CH2 CH3, यहां चेक करो। जहां पर फ्री रेडिकल है उसके बगल वाले कार्बन के पास ब्रांच और फिर CH2 CH2, ये और ये सेम है। और चाहो तो देखना हो तो इसको ऐसे घुमा लो, इसको इधर कर दो, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को इधर कर दो, तो दिखने लगेगा सेम। तो ये और ये डिट्टो सेम है, चेक कर लो भाई। यहाँ पे ब्रांच है, ये फ्री रेडिकल, इसके बगल में ब्रांच, फिर CH3, फिर CH2 CH3, ये देखो फ्री रेडिकल बगल में ब्रांच CH3 की, ये देखो है। तो ये दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक हमको बनाना चाहिए क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो अब कितने पॉसिबल आएंगे? 4। अब इनमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां फ्री रेडिकल बना है वहां वहां Br लगा देना है। Br था कि Cl? सॉरी, Cl लगा देना है क्योंकि हमने Cl लगाया है, तो Cl लगा दीजिए। ये Cl ले लिया, ये Cl ले लिया, ये Cl ले लिया, ये Cl ले लिया, ऐसे। तो इतने प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। तो देखो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं? 4। मेन प्रोडक्ट कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था? ये, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट। यहां पे कभी कभी फंसा देते हैं। देखो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं? ये टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे पॉसिबल प्रोडक्ट के? ये क्वेश्चन मतलब ये है, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट चाहिए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे? तो इसके लिए कायरल कार्बन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक कायरल कार्बन वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में 2 फिगर आते हैं, वो और उसका मिरर इमेज। तो देखो कायरल कार्बन कौन है? एक ये कार्बन चेक करो, कायरल है। कैसे? एक H अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक सॉरी Cl अटैच है, एक CH3 अटैच है। ये तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में 2 फिगर हो गए, ये और इसका मिरर इमेज। और कोई कायरल कार्बन है? मेरे हिसाब से शायद ये वाला कायरल कार्बन है। ये देखो, इसको पकड़ो, इसके भी कितने फिगर हो गए? 2। ये वाला कार्बन देखो, हाइड्रोजन है, CH2 Cl है, CH3 है, और ये तो टोटल कितने फिगर आ गए? 6। 2 3 और 3 और 2 कितने होते हैं? 5 और 1 6। तो टोटल 6 फिगर आए इस तरह से। टोटल कितने फिगर आए? 6 फिगर आए इस तरह से। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज याद रखना, 3 तरह से पूछ सकता है। प्रोडक्ट बताओ, मेन प्रोडक्ट बताओ, ये बात खत्म हो गई। पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, ये पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ये क्यों? क्योंकि कायरल भी तो बन सकता है ना, कायरल भी बन सकता है। ये देखो, अब आगे ले चलते हैं, पीछे आ जाते हैं, जगह है क्या? नहीं है, आगे चलते हैं। अब जब देखो यार, कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है, देखिएगा हम लोग बस क्वेश्चन ही बना रहे हैं। मैंने पूछा जरा बताओ कितने पॉसिबल प्रोडक्ट आएंगे, तो बताओ क्या करते हैं। मैंने आपको एक ही बात पढ़ाई है कि जितने भी कार्बन है सब पर फ्री रेडिकल लगा लो,
फ्री रेडिकल हम अलग कलर से लगाते हैं, जैसे समझ में आया। एक बार यहाँ लगा दिया, अरे यार इसी में कर दे बच्चों, देखो इसी में कर दे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में सेम कौन कौन है चेक कर लो। मेरे हिसाब से ये दोनों एक ही जैसे हैं। यहाँ पे लगाओगे Cl या यहाँ पे लगाओगे बात एक ही आएगी, यहाँ पे लगाओगे या यहाँ पे लगाओगे बात एक ही आएगी। तो इसका मतलब इनमें से 2 को तो रफ ही कर दो। तो कितने पॉसिबल फिगर आ गए? 1 2 3 4, 4 पॉसिबल फिगर आएंगे। कौन कौन से आएंगे 4 पॉसिबल फिगर? जब एक बार आप Cl यहां पे लगा दोगे, जब एक बार आप Cl यहां पे लगा दोगे, जब एक बार आप Cl यहां पे लगा दोगे, जब एक बार आप Cl यहां पे लगा दोगे। ये देखो मेजर कौन होगा? मेजर वो होगा, ये देखो, जिसका जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब जरा देखो यार, यहां तक की बात खत्म हो गई। अब और बात करते हैं नोट, फ्लोरीन। अब हम हैलोजन की वैरायटी निकालते हैं। हैलोजन की वैरायटी कैसे भाई? हैलोजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, F2 Cl2 Br2 I2। किसी ने पूछा रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाओ, एल्केन के साथ इनकी रिएक्टिविटी क्या है? तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है F2, फिर CH2, फिर Br2, फिर I2। F2 तो इतनी फास्ट रिएक्शन करता है कि मेरे दोस्त यदि इसको किसी एल्केन से रिएक्शन करा दी तो कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है। कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है और HF, मतलब वो उसको जला देता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। वो क्या करता है? उसको जला देता है, इसीलिए कहते हैं कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है। कार्बन को जला देता है, बर्न कर देता है। रिलीज एनर्जी बर्न कंपाउंड। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो कंपाउंड को क्या करती है? बर्न कर देती है। इसीलिए फॉर्म क्या होता है? कार्बन ब्लैक। दूसरी बात, Cl2 और Br2 में एक ऑप्शन कर चलता है। Cl2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है और Br2 की कम है। तो जरा देखो, इसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी। गौर समझिएगा, Cl2 is more reactive than Br2, but Br2 is more selective than Cl2। देखो इस बात को हो सकता है अभी आप ना समझ पा रहे हो कि यार सर क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो पॉइंट लिखा है जरा समझिए, इस पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे होगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट का एग्जांपल मैं इधर डालता हूं जैसे आप समझ पाओ। अब देखो यार बच्चों जरा, अब आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने लिखा है सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी, इसका मतलब क्या है। देखो ये क्या है? ये टर्सरी ब्यूटेन है। अब टर्सरी ब्यूटेन की मैंने रिएक्शन कराई है Br2 से और टर्सरी ब्यूटेन की ही रिएक्शन कराई है Cl2 से। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने इतनी देर में आपको एक ही बात पढ़ाई है कि पॉसिबल फ्री रेडिकल बनाओ। अब पॉसिबल फ्री रेडिकल क्या क्या बन सकते हैं? तो यार प्यारे बच्चों, पॉसिबल फ्री रेडिकल ये बन सकते हैं। एक पॉसिबल फ्री रेडिकल ये बन सकता है और एक पॉसिबल फ्री रेडिकल ये बन सकता है। है कि नहीं? बाकी ये 3 कार्बन तो एक ही जैसे हैं और यही बात यहां पर है। यहां पर भी एक पॉसिबल फ्री रेडिकल क्या बन सकता है? ये बन सकता है।
और एक पॉजिटिव फ्री रेडिकल ये बन सकता है ऐसा। ये देखो अब जरा गौर से समझिएगा। अब हमने क्या किया, Br लगा दिया, Br एक यहां पे आ गया और एक Br हमारा यहां पे आ गया ऐसे। ठीक है ना दोस्त। इसी तरह से एक Br यहां पे आ गया और एक Br हमारा यहां पे आ गया ऐसे। अब जरा गौर से देखिए। ओ अरे यार समझ गए होगे क्या गड़बड़ है। यहां तो Cl से रिएक्शन कराइए, ठीक। अब आप देखो इसमें ये मेजर है और ये माइनर है, इसमें ये मेजर है और ये माइनर है। इसका मतलब क्या है जरा आप समझाता हूं। ब्रोमीन जो होता है सिलेक्शन करके बॉन्ड ब्रेक करता है। उसको पता है कि ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सॉरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसी बॉन्ड को वो ब्रेक करता है। ब्रोमीन सिलेक्शन करके हैलोजिनेशन कर रहा है और क्लोरीन सिलेक्शन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रिएक्शन कर रहा है। ये वाला लीस्ट स्टेबल है मगर यही वाला देखो मेजर है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो कहीं का भी हाइड्रोजन तुरंत खींच लेता है, चाहे यहां का हो चाहे यहां का हो। जबकि ये हाइड्रोजन वीक बॉन्ड से बंधा हुआ है, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल स्टेबल है, तो ये बॉन्ड वीक है, तो ये ब्रेक करना चाहिए। मगर वो वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ज्यादा सिलेक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी पावर है, रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो दोनों बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो आसानी से कौन ब्रेक होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर पे धीरे से जाकर तोड़ देगा, यहां तक पहुंचने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। तो यही बोला गया है कि ये सेलेक्टिव ज्यादा है, ये सिलेक्शन करके बॉन्ड को ब्रेक करता है कि, और ये क्या है? रिएक्टिव ज्यादा है। इसका काम सिलेक्शन करना नहीं है, ये रिएक्शन करता है बस। ये कहीं का भी बॉन्ड ब्रेक कर देता है। इसी वजह से एक ही मॉलिक्यूल के मेजर माइनर अलग है क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। ब्रोमीन के केस में ये मेजर है क्योंकि ये सिलेक्शन कर रहा है, तो फ्री रेडिकल टर्सरी होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसने सिलेक्शन करके निकाला है, ज्यादा स्टेबल वाला फ्री रेडिकल बनाया है। और इसका काम सिलेक्शन करना नहीं है, इसका काम बॉन्ड ब्रेक करना है। और आसानी से बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? जो किनारे होगा। क्यों? जब बीच में जाएगा तो हिंड्रेंस लगेगा, यहां पर पहुंचने में इसको इनका हिंड्रेंस लगेगा, तो उसने कहा हिंड्रेंस की टेंशन ही नहीं लेते हम, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है। इसी वजह से बोला जाता है ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीन, बट क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो ये तो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का मतलब ये कुछ इस तरह से, इस चीज को ऐसे लेना है। बात समझ पा रहे? तो हैलोजिनेशन समझ पाए ना कि हैलोजिनेशन कैसे करना है। अब जरा देखो यार दोस्त, हैलोजिनेशन के बाद अभी पीछे है, हैलोजिनेशन के बाद हमारी हेडिंग है क्या? हैलोजिनेशन के बाद है आइसोमराइजेशन। एल्केन में जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो सिर्फ हैलोजिनेशन है, आइसोमराइजेशन उसके बाद इंपॉर्टेंट है। आइसोमराइजेशन क्या है? जैसे हमारे पास कोई नॉर्मल एल्केन है, ये देखो ऐसे, अब इसकी रिएक्शन यदि AlCl3 के साथ कर दो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, 600 डिग्री केल्विन और कुछ 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो ये नॉर्मल एल्केन आइसोमराइज हो जाता है, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, इस तरह से। ये देखो, ये देखो, ये क्या था? पेंटेन था, अब ये क्या हो गया है? आइसोपेंटेन। इसी को कहते हैं आइसोमराइजेशन। वो क्या कर देता है? आइसोमर फॉर्म कर देता है इस तरह से AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। ब्रांच बढ़ाता चला जाएगा, जितनी भी ब्रांच बढ़ सकती हो। इसका काम होता है ब्रांच इंक्रीज करना, ब्रांच इंक्रीज करना, इसका काम है ब्रांच इंक्रीज करना, जितनी ज्यादा ब्रांच इंक्रीज कर सके। अब बात आती है और आगे, जरा इसको समझो। आइसोमराइजेशन के बाद एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन जरा समझो क्या होता है। जैसे देखो, ये नॉर्मल हेक्सेन है,
1 2 3 4 5 6, ये n हेक्सेन है, मतलब नॉर्मल हेक्सेन। इसकी रिएक्शन यदि हम लोग Al2O3 Cr2O3 की प्रेजेंस में कर दें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ये क्या करता है, एरोमेटाइज हो जाता है। पहले ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर डबल बॉन्ड बनाकर एरोमेटाइजेशन कर देगा। ऐसे बना क्या दिया, बेंजीन, ये देखो इस तरह से। और यदि किसी ने हेप्टेन ले लिया तो भाई बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या है, हेप्टेन। ऐसे तो क्या बना देगा, तो मेरे दोस्त ये बना देता है क्या, टायलुइन। बनाएगा 6 मेंबर रिंग ही, ध्यान रखिएगा, ये देखो बनाएगा क्या, 6 मेंबर रिंग ही, क्योंकि 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती ना, एरोमेटिक करेक्टर बेंजीन, बेंजीन हाईली स्टेबल होता है, तो ये बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। तो एल्केन में ध्यान रखिएगा, एल्केन में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और हैलोजिनेशन है। एल्केन का इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हैलोजिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या इंपॉर्टेंट है बताता जाऊंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और हैलोजिनेशन। अब बात करते हैं किसकी, एल्कीन की, कि एल्कीन क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन का। तो एल्कीन का डिस्कशन हम लोग कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए एल्कीन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें और मेहनत करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए।